गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। आज से मैं आप लोगों के लिए कनिष्क सहायक और उत्तराखंड के तमाम एग्ज़ामों के लिए वन लाइनर भारत का भूगोल लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वन लाइनर अप्रोच से है और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। भूगोल के ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, ये भारत के भूगोल जहाँ से बार बार सवाल बनते हैं और बार बार सवाल रिपीटेड होते हैं। तो कनिष्क सहायक में चूँकि भारत के भूगोल से 7 अंक का प्रश्न आपसे पूछाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा कर लिया जाए एक बार। सिर्फ आपको भारत का भूगोल पढ़ना है तो 7 अंक आपको गेन करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और 2 या 3 वीडियो में मैं क्या कर दूंगा, ये एपिसोड क्लियर कर दूंगा जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं भारत के भूगोल से। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको देखना है, अच्छे से देखना है और जो चीज़ मैं कहता हूँ उसे ज़रूर करिएगा दोस्तों। इससे पहले एग्ज़ाम पे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी और इससे भी डेफिनेटली मिलेगी। इससे बाहर कुछ नहीं आना है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। और ये खान सर की बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो खान सर के एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे विगत वर्षों में या गत वर्षों में पूछे गए भारत के भूगोल के प्रश्न भी दिए गए हैं वन लाइनर में। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम करेंगे दोस्तों, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किन देशों के साथ स्पर्श करती है? एक तो भूटान के साथ करती है, एक चीन के साथ करती है, एक म्यांमार के साथ करती है। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो याद रखिए, आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं ना, कितने राज्य हैं? 7। इन सातों राज्यों के बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करती है। म्यांमार के साथ कौन करती है, बांग्लादेश के साथ कौन करती है, नेपाल के साथ करती है क्या कोई, चीन के साथ कौन कौन सी राज्य करती है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, अच्छे से आपको मैप बनाना है और निरंतर उसको देखते रहना है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सेब के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला जो मूंगे की द्वीप है, मूंग मतलब मूंगे की द्वीप, मालद्वीप है, वो कौन सा द्वीप है? मालदीव, मूंगे से मालदीव। अगला प्रश्न है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो विंध्य पर्वत है उसके दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतलब आपको जो पर्वत पढ़ाया जाता है भारत के भूगोल में, तो उसके दक्षिण में एक पर्वत है नीलगिरी, उसी में स्थित है अन्नामुड़ी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक स्ट्रेट जिसे आप पाक जल संधि कहते हैं किसके बीच स्थित है? तो जो पाक जल संधि है ना, ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है आप लोगों का पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर है जैसे ये श्रीलंका है ना, यहाँ पर ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। अगला है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा कुल्लू घाटी क्यों प्रसिद्ध है? सेब के बागान के लिए। अब किसके बीच स्थित है? ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि हिमालय कुछ इस तरीके से जो आपको ये ऐसा मिलेगा, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा मिलेगा। क्या मिलेगा? नामचा बरवा मिलेगा। और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के सीमा पर है नंगा पर्वत, ये हिमालय की पश्चिमी सीमा है, ये हिमालय की पूर्वी सीमा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूर्वी सीमा हिमालय की क्या हो गया? नमचा बरवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सबरीमाला कहाँ स्थित है? सबसे पहले आपको याद रखना है केरल। सबरीमाला केरल राज्य के पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो याद रखिएगा, जो सबरीमाला है ये पश्चिमी घाट सह्याद्री पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार। तो पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। और विश्व का तिब्बत का पठार आप याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमुड़ी। कौन सी मणि? पंचमढ़ी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है बृहत्तर या फिर बृहत्तर को ही ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है और ये बेसिकली किस श्रेणी में आती है? हिमाद्री। मतलब बृहत्तर में अब जो बृहदत हिमालय होती है दोस्तों, ये ज़्यादातर हिमाच्छादित रहती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी होती है ना दोस्तों, इस तरीके से है बृहत, लघु और शिवालिक, ठीक है, यहाँ पर ट्रांस होती है तो ये होती है शिवालिक, ठीक है, याद रखिएगा सबसे बाहरी श्रेणी होती है शिवालिक, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, पर्वतों की लगातार लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो ये जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, ये वाला ये पश्चिमी घाट, ये लगभग क्या है? समुद्री सीमा के लगभग समांतर है, याद रखेंगे, तो पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? तो सियाचिन जो काराकोरम के सबसे पूर्वी हिमनद है, तो ये नुब्रा घाटी में स्थित है। किस घाटी में है? नुब्रा। अगर किस श्रेणी में आएगी? तो काराकोरम श्रेणी में आएगी, ठीक है। अगला है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू जो अरावली पर्वत पर स्थित है, और अरावली पर्वत किस राज्य में? बेसिकली राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है मरियाना बीच, ठीक है, चेन्नई, याद रखिएगा, समुद्री तट कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मरीना बीच, अगर राज्य पूछाएगी तो आपको याद रखना है गुजरात। अगला है भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत श्रेणी या रेंज कौन सी है? तो काराकोरम, पूर्वी नाम कृष्णागिरी था काराकोरम का, ठीक है। अगला प्रश्न भारतीय मानक देशांतरण किस शहर से गुजरती है? जो भारत का मानक समय है ना 82, ठीक है दोस्तों, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये बेसिकली मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे आप, प्रयागराज, नैनी सैनी। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हुआ ना प्रायद्वीप, ठीक है, तो इसका आकार त्रिकोणाकार है नहीं दोस्तों, ये इस तरीके से देखिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय होता है और शिवालिक के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? दून। दून एक क्या है? संरचनात्मक घाटी है, ओके। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीपीय किस भूभाग का हिस्सा है? तो ये किस भाग का है? ये गोंडवाना लैंड से निकला वाला है। अगला प्रश्न है बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणियों के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक श्रेणी के हिस्से को। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा चोटी जो नेपाल में स्थित है किस पर्वत श्रेणी का अंग है? तो अन्नपूर्णा चोटी दोस्तों नेपाल में हिमालय पर्वत का ही क्या है? अंग है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, इसका जो दक्षिणी दर्रा कहलाता है ये कहलाता है पाल घाट दर्रा, ठीक है, यहीं पर भौर घाट है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला है नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी के दक्षिण में है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था मन्नार। अगला प्रश्न है समुद्र के भीतर भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी दूरी तक विस्तारित है? तो 12 नॉटिकल मील तक सब कुछ कर सकता है भारत, ठीक है, उसके बाद 24, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल व साबरमती, ठीक है, याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल व साबरमती। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वाल हिमालय में आपका स्थित है, चमोली जिले में, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है अरावली और विंध्य के बीच में। अरावली राजस्थान में है, विंध्य मध्य प्रदेश में, इसके बीच में आता है मालवा का पठार, ठीक है।
और यहीं से आपको याद रखना है, इसके नीचे पर हम जो विंध्य पढ़ेंगे, सतपुड़ा पढ़ेंगे, यहाँ से होते हुए आप लोगों का दोस्तों नर्मदा और तापी नदी निकलती है। ठीक है, जो नर्मदा भ्रंश घाटी बनाती है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा। ये इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, तो अगला एपिसोड हम इसी में देखते हैं। अभी भी थोड़ा सा 20 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में, जो एक लैगून झील है। अगला प्रश्न है, भाखरा नागल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखरा नागल, एक भाखरा है एक नागल। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोनों को सम्मिलित क्या पढ़ते हैं? भाखरा नागल। ये 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम माउंट कैलाश है, यह किस देश में अवस्थित है? तो ये किस देश में अवस्थित है? ये आपका चीन देश में अवस्थित है। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों से होकर जाती है। अगला प्रश्न, किन 3 नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक श्रेणी से है? तो एक सोन, महानदी और नर्मदा। अमरकंटक चोटी आपको याद होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो सोन, महानदी और नर्मदा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलैया, मैथेन और पंचेत और कोन्नार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये गोदावरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वाबाद कौन सा है? तो गुरुत्व वाला बात सबसे ऊंचा है भाखराबाद। ठीक है, 226 मीटर ऊंचा है, याद रखेंगे। गुरुत्व की बात हो रही है। हाँ, अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत, चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, तारा जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है? ये भूटान पर स्थित है। अगला है, प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किस समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? अगर आप लोगों ने राम सेतु देखा हो, वहाँ तक सेतु समुद्रम जिक्र हुआ है, तो मन्नार की खाड़ी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला है, सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये महानदी पर हुआ है, उड़ीसा। ठीक है, अगला है, कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया है? तो शिव समुद्रम में लगाया गया है, याद रखेंगे, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज किन 2 देशों के बीच विवाद का एक कारण है? भारत व बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली किस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या से संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर 1, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये लूनी होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये नुब्रा जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी झील का नाम क्या है? तो ये वेम्बनाड झील है, याद रखेंगे, सबसे लंबी झील। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहट में है। तो माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की उस झील का नाम क्या है जहां सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमणों को हटाया गया? तो कोल्लेरू झील मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, रावी नदी का उद्गम स्थल चंबा किस दर्रे से के समीप स्थित है? तो रोहतांग, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगला है,
भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सी है? तो सांभर झील है भारत की सबसे बड़ी नमकीन। अगला प्रश्न है, एस पी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? तो पूर्वी पठार। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन पे क्या है दोस्तों, एस.पी. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है? तो पूर्वी पठार। अगला प्रश्न है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएमडी का तात्पर्य है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग से। अगला प्रश्न है, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूखाग्रस्त। ठीक है दोस्तों, मौसम में कमी हो जाती है अगर 20% से, तो याद रखिएगा वो क्षेत्र क्या कहलाता है? सूखा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए भूगोल के हम प्रश्न देख रहे थे, वो भी सिर्फ भारत के। ठीक है, क्योंकि यहीं से आप लोगों के लिए सवाल बनेगा उत्तराखंड कनिष्क सहायक और उत्तराखंड आने वाले तमाम एग्जामों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जल्द शाम को मिलूंगा मैं साइंस एपिसोड के साथ, लेक्चर लेकर के आऊँगा दोस्तों। आनुवंशिक आज का टॉपिक होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। कल दोस्तों मैं इंडियन भूगोल के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। क्या लेकर के आऊँगा? एमसीक्यू लेकर के आऊँगा। उसे भी आप जरूर अटैम्प्ट करिए दोस्तों। अभी लगातार एक बार भूगोल, फिर मैं क्या करूँगा, एक दिन भूगोल एक दिन हिस्ट्री लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों आप सभी दोस्तों को।